हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। एक बार फिर उत्तराखंड जल उठा। हर वर्ष की तरह गर्मी के आगमन के साथ ही उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की घटना जो है वो देखी गई, बट इस बार घटना इतनी भयावह है कि जलती हुई ये आग वास्तविकता में कॉलोनीज तक, ह्यूमन सेटलमेंट के एरियाज तक पहुंच गई, जहां न्यायाधीशों के घर हुआ करते हैं। उन क्षेत्रों तक इसका जो है वो प्रकोप रहा। और इवन ये ओरिजिनल इमेजेस हैं। और मैं आपको बताऊं तो कंडीशन इतनी ज्यादा एक्सेलेरेट हो चुकी है कि एंड ऑफ द डे जो सेना है उसे आग बुझाने के लिए इंट्रोड्यूस करा गया। पर क्या भारत में यह फॉरेस्ट फायर नई घटना है? तो अगर मैं आपसे कहूं तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्जैक्टली क्या वो कारण हैं जो भारत में और खासकर उत्तराखंड में विशेष तौर पर फॉरेस्ट फायर को जो है वो प्रमोट करते हैं। अब यहां ध्यान से सुनिएगा। भारत में फॉरेस्ट फायर बीते वर्षों में कुछ ज्यादा ही तेजी से एक्सेलरेट हुई है। यहां कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सरकारी डेटा है, ऑफिशियल वेबसाइट के ये डेटा है, जहां आप पाएंगे कि नियर अबाउट 5 लाख के समथिंग सक्रिय वनाग्नि अर्थात वनों की आग की घटनाएं रजिस्टर करी गई हैं बीते लगभग 15-16 वर्षों में। 2003 से 2017 के बीच अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो ये डेटा है। साथ ही आप पाएंगे कि भारत में स्पेसिफिकली जो क्षेत्र हैं वो कुछ आइडेंटिफाई करे गए हैं जहां आपको मेनली फॉरेस्ट फायर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है भाई हमारा ग्रेट इंडिया, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये है भाई हमारा ग्रेट इंडिया। और यहां आप देख पाएंगे कि जो क्षेत्र मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर आप 4 एरियाज को स्पेसिफिकली देख पाएंगे जो फॉरेस्ट कवर या मैं कहूं फॉरेस्ट फायर के एरिया में आते हैं। एक तो भाई आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया, पश्चिमी हिमालय वाला एरिया, एग्जैक्टली मैं कहूं तो पूर्वी हिमालय का एरिया। और हर एक एरिया के लिए आप पाएंगे कि फॉरेस्ट फायर का कारण अलग अलग बताया गया है। यहां एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट और इसके अलावा एक सेंट्रल एरिया जहां आपको देखने को मिलेगा भाई कुछ फॉरेस्ट फायर के अदर फैक्टर्स। अब अगर हम देखें तो भाई भारत के लगभग हर एरिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की फॉरेस्ट फायर तो होती ही है, लेकिन स्पेसिफिकली उत्तराखंड के एरिया में इसके विकट होने का बड़ा कारण क्या है? तो उस कारण पर जाने से पहले इस बात को विशेष तौर पर समझ लें कि जो फॉरेस्ट फायर जिस प्रकार से विलेनाइज्ड हमें अभी दिख रही है, ये इतनी विलेनाइज्ड होती नहीं है। एग्जैक्टली अगर हम कहें तो फॉरेस्ट फायर वास्तविकता में एक अच्छी कंडीशन होती है, पर जब ये नेचुरल अकरिंग हो, प्राकृतिक रूप से अगर ये घटित होती है तब के समय ये बेस्ट होती है। द रीजन इज कि ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो रीग्रो नहीं कर पा रहे होते उनके लिए आवश्यक होती है। और ग्रासलैंड एरियाज में अर्थात जो घास के मैदान हैं उन मैदानों में अक्सर अगर ये हुआ करती है तो ये जो वृक्षों का या वनों का अतिक्रमण है उसे कम करती है। अर्थात स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए अर्थात घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के लिए वनाग्नि अर्थात फॉरेस्ट फायर इसेंशियल है सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र को। परंतु जब ये फॉरेस्ट फायर आपको वनों के उन भागों में जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां देखने को मिले तो प्रश्न उठता है कि इसका कारण कहीं मानव तो नहीं। अब यहां पर निकल कर आता है सामने एक रीजन कि क्या कारण है कि उत्तराखंड एक इजी टारगेट हो चुका है। उसके पीछे हम 2 कारणों को आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं। यहां एक सबसे पहला कारण तो भाई ये कि पश्चिमी हिमालय वाले एरिया में जो चीड़ या मैं कहूं पाइन का ट्री होता है, इसकी संख्या समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ी है। अब इसकी संख्या प्राकृतिक रूप से पहले से हिमालयीन प्रदेशों में थी, यह एक ध्रुव सत्य है, लेकिन इसकी संख्या लगातार एक तो कॉलोनियल एरा में अर्थात जब ब्रिटिशर्स का राज था उस समय भी लगातार बढ़ी, क्योंकि इसकी लकड़ी का उपयोग जो है वो बहुत सारे स्थानों पर करा जाता था। और साथ ही इसके पश्चात कल्चरल फॉर्म में भी पाइन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। पाइन एक मुख्य कारण है। यहां पर नोट करने वाली बात है कि भाई औपनिवेशिक काल में भी पाइन के ट्री की जो संख्या थी पश्चिमी हिमालय में वो लगातार बढ़ी। प्राकृतिक फॉर्म में ये उपस्थित था, परंतु समय के साथ इसकी संख्या बहुत तेजी से विस्तृत हुई।
ये भी काफी वेल नोन इंफॉर्मेशन है कि पाइन ट्री जिस स्थान पर होता है वहां सामान्य ग्रोथ से ज्यादा तेजी से अन्य वनस्पतियों की अपेक्षा उगा करता है। अब इस पाइन से समस्या क्या है? तो पाइन से वास्तविकता में कोई समस्या नहीं है, परंतु पाइन का एक लक्षण होता है कि भाई जैसे ही गर्मी बढ़ती है इसके जो ये पिंस हैं, ये निडल्स हैं, ये जो है वो ये त्यागना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके इनकी संख्या जमीन पर बढ़ने लगती है। ये बहुत आसानी से जल सकता है। तो क्या केवल पाइन का वृक्ष इसके लिए जिम्मेदार है? आंसर इज नो। यहां साइंटिफिकली एक टर्म समझिएगा कि भाई समय के साथ कुछ इन्वेजिव एलियन प्रजातियों की, खासकर घासों के बहुत सारे ऐसे प्रकार, ग्रासेस के बहुत सारे ऐसे प्रकार जो वास्तविकता में भारत के देशज नहीं हैं, स्थानिक नहीं हैं, बाहर से आए हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी ग्रासेस के बारे में, लेंटाना कामरा हो या फिर जो है वो गाजर घास हो, ऐसी बहुत सारी घासें हैं जो भारत ने अलग अलग समय पर कभी एक्सीडेंटली आई हैं, कभी डेलिबरेटली आई हैं। ये कहलाती हैं आक्रामक विदेशी प्रजातियां। ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां समय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं और इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारे पश्चिमी हिमालय वाले एरिया में जो है वो प्रवेश कर जाती हैं। अब चाहे आप उसे पाइन कह लीजिए या फिर आप उसे जो है आक्रामक विदेशी प्रजाति कह लीजिए, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कह लीजिए, ये दो मुख्य कारण आपको समझ में आएंगे जब आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये वो दो फैक्टर्स हैं जो इस एरिया में, इस क्षेत्र को प्रोन बनाते हैं फॉरेस्ट फायर के लिए। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने योग्य, वो ये है कि क्या इन दोनों ही फैक्टर्स के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो भाई एक सिंपल सी मैं अगर बात कहूं तो इन्वेजिव स्पीशीज या आक्रामक विदेशी प्रजातियां प्राकृतिक तौर पर किसी स्थान पर इंट्रोड्यूस नहीं होती। मानव की ही गतिविधियों ने कहीं ना कहीं जो प्रजातियां हैं इन्हें इस क्षेत्र में लेकर आया, और ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक स्पेसिफिक ट्री की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पाइन इज नॉट अ कल्प्रेट, बट ये कोई कल्प्रेट नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक फॉरेस्ट फायर के लिए एक बड़े एलिमेंट के फॉर्म में, एक फैक्टर के फॉर्म में दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से जंगलों में जल सकती हैं, वो शायद जो है वो लिंक होता हुआ दिखता है पाइन के साथ या चीड़ के साथ। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका तर्क ये होगा कि भाई फॉरेस्ट फायर तो एक तो प्राकृतिक तौर पर किसी स्थान में गर्मी बढ़ने पर होती है, तो जी हां, प्राकृतिक तौर पर होने वाली भी घटना है, पर इसे एक्सेलरेट करना या फिर आंकड़ा 5 लाख के आसपास चले जाना यह प्राकृतिक नहीं है। फाइन। और हो सकता है कि कुछ लोगों का तर्क यह भी हो कि भाई इस स्थान पर आग लगना गर्मी के बढ़ जाने के कारण है, तो एक गर्मी का एक्सेसिवली बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज भी है, और दूसरा है भाई ये एक ट्रिगरिंग मूवमेंट हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि किसी स्थान पर आग लगने के लिए तात्कालिक कारण प्राकृतिक रहा हो, पर उसके लिए बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं मानव जनित है। यानी कि ये जो आग है, आप हो सकता है किसी इन्वेस्टिगेशन में इस परिणाम तक पहुंचे कि अग्नि जो है वो प्राकृतिक कारणों से लगी थी, गर्मी के बढ़ जाने से, पर इसके दो तर्क हैं। याद रखिएगा कि भाई गर्मी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और अगर आग लगी भी है प्राकृतिक कारण से तो उसके लिए पृष्ठभूमि तो मानव जनित कारणों ने ही क्रिएट करी है। आई थिंक जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था खासकर इस एरिया के बारे में, आप तक जरूर पहुंची होगी। अब वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। भाई अगर आप यूपीएससी को एक फाइनल मैनर में, एक कंक्लूडिव मैनर में प्ले करना चाहते हैं, इस मैनर में कि आपका जो प्रथम प्रयास हो, यह प्रयास आपका जो है वो अंतिम प्रयास हो, सफल प्रयास हो, अगर आप इस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिए कि यूपीएससी के लिए स्पेसिफिकली जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू तक के बैचेस हैं, ये स्टडी IQ के लॉन्च हो चुके हैं। इन बैचेस में आपको डेली 3 आवर की लाइव क्लास मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और साथ ही
फोकस करिएगा। आपको 18 किताबों का बुक सेट भी प्रोवाइड करा जाएगा, कोरियर के माध्यम से आप तक ये बुक्स पहुंच जाएंगी। यहां स्पेसिफिकली इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम मिलेगा इन क्लासेस के अतिरिक्त, अर्थात 3R की क्लास में आपका पूरा सिलेबस प्री का हो चाहे मेंस का हो शैल बी कवर्ड बाय स्टडी IQ अलोंग विथ स्पेसिफिकली कुछ क्लासेस होंगी फॉर सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, साथ ही मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात आवासीय सुविधा का भी आप फायदा उठाएंगे। अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने प्रेमाइसेस में दिल्ली में आपको बुलाएगा और जिसके लिए आपको सिंगल पेनी एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो मॉक इंटरव्यूज आप देखा करते हैं, वो सारे मॉक इंटरव्यूज इसमें इंक्लूडेड होंगे। मैं फिर से रिपीट करूं, नॉट अ सिंगल पेनी एक्स्ट्रा फॉर दैट सर्विसेज। अलोंग विथ मैं आपको बताऊं तो मेंटरशिप भी आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड करी जाएगी। इतना सब कुछ कॉस्ट इज 29,999, बट ओनली जब आप AK लाइव कोड को अप्लाई करते हैं तब, अर्थात AK लाइव कोड को यूज करके आप इन कोर्सेज को इस कीमत पर प्रिवेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी IAS एस्पिरेंट्स को इन कोर्सेज में मैं देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।